हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है, यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर होने वाली है। तो अगले 10 से 15 मिनट जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, इसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का शानदार सा पहला प्रश्न आपके स्मार्टफोन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। पहला कह रहा पचवाड़ा बांध, दूसरा कह रहा रिहंद बांध, तीसरा कह रहा अधवा बांध, या चौथा कह रहा आपका परीक्षा बांध। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है। अगर इसमें बात किया जाए ऑप्शन की, किसकी ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, तो जो आपका पहला ऑप्शन है यानी पचवाड़ा बांध का ऑप्शन जो आपका है, ऑप्शन नंबर पहला, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला बनाया गया बांध था। और इसको जो है 1694 के आसपास बनाया गया था। अगर बात किया जाए कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, कौन सा सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध आपका हो जाता है अधवा बांध। कौन सा हो जाता है? अधवा बांध हो जाता है। यानी कि आपका विकल्प नंबर तीसरा, विकल्प संख्या आपकी तीसरी यहाँ पे हुआ फिर से सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है कि सबसे लंबा बांध जो उत्तर प्रदेश में है, यह आपका अधवा बांध हो जाता है। रिहंद नदी की सहायक नदी है अधवा, और उसी के ऊपर यह बांध देखने को मिलता है। रिहंद बांध की बात करें तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें, अधवा बांध या रिहंद बांध की, तो अगर हम लोग अधवा बांध की लंबाई की बात करें, किसकी? अधवा बांध की अगर हम लोग लंबाई की बात करें, तो यह आपका 7,906 मीटर की लंबाई होती है। कितनी होती है? 7,906 मीटर का लंबा होता है आपका अधवा बांध देखने को मिलता है। और अगर हम लोग रिहंद बांध की बात करें तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो यह आपका 91.46 मीटर, कितना? 91.46 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है आपका रिहंद बांध। ठीक है। तो अधवा बांध आपका सबसे लंबा बांध है 7,906 मीटर का। और रिहंद बांध आपका सबसे ऊंचा बांध है जो कि 91.41 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लंबाई की नहरें देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लंबाई की नहरें देखने को मिलती हैं? पहला कह रहा है आपका लखनऊ, दूसरा कह रहा है आपका रायबरेली, तीसरा कह रहा है आपका अमरोहा, या चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भैया जब आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक जिला ऐसा है कि उस जिले के अंतर्गत सर्वाधिक लंबी नहरें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? इसका सही जवाब बन जाएगा आपका रायबरेली। क्या बन जाएगा? रायबरेली बन जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वाधिक लंबी नहरें जो आपकी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं भैया, वह आपकी रायबरेली के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। और ये कितनी लंबी हैं, तो इनकी लंबाई के बारे में कहा गया कि यह 2,843 किलोमीटर, कितना? 2,843 किलोमीटर को लंबाई की आपको नहरें देखने को मिलती हैं। सबसे कम लंबी नहरें आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? यह आपके अमरोहा में देखने को मिलती है। मात्र 54 किलोमीटर की नहरों का जाल आपको देखने को मिलता है अमरोहा जिले के अंतर्गत। और सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है रायबरेली जिले के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और आज का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है कि SCR में कितने ज़िले आते हैं। किसमें? SCR में, यानी स्टेट कैपिटल रीजन में कितने ज़िले आते हैं? पहला कह रहा 5 जिले, दूसरा कह रहा 6 जिले, तीसरा ऑप्शन कह रहा 7 जिले, या ऑप्शन चौथा आपसे कह रहा है 8 जिले। तो SCR में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं? तो देखो, पहले NCR होता था। क्या होता था? NCR। ठीक है, आपका नेशनल कैपिटल रीजन होता था, जिसमें NCR के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आपके 14 जिले देखने को मिलते हैं। तो उसी तर्ज पर, NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने SCR का गठन किया, यानी स्टेट कैपिटल रीजन की इन्होंने शुरुआत की 2024 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत इन्होंने कुल 27,826 किलोमीटर जो है, कितना? 27,826 किलोमीटर का भूभाग जो है कवर करने की कोशिश की है 6 जिलों के माध्यम से। कितने जिलों के माध्यम से? 6 जिलों के माध्यम से। और यह जिले कौन कौन से हैं, तो इन जिलों की एक बार हम लोग बात कर लें। उससे पहले आपके SCR में कितने ज़िले हैं? आपके 6 जिले देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं आपके? आपका लखनऊ हो जाता है, आपका उन्नाव हो जाता है,
आपका लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई, ये 6 ज़िले मिलकर के SCR का गठन करते हैं और इन्हीं 6 ज़िलों को मिला करके आपका 27,826 किलोमीटर का क्षेत्रफल बनता है। तो SCR में आपके कितने ज़िले आते हैं? SCR में आपके 6 ज़िले देखने को मिल जाते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और आज का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत यानी जो प्राचीन काल से आपकी चली आ रही है भूमि मापन की इकाई, वह क्या है? पहला कह रहा कनाल, दूसरा कह रहा मारला, तीसरा कह रहा बीघा या चौथा कह रहा धूर। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई कौन सी है, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की इकाई की बात करें तो आपका सही जवाब हो जाएगा बीघा। कितना हो जाएगा? बीघा आपका हो जाएगा। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, भूमि मापन के लिए प्रयोग करते हैं कि तुम्हारे पास कितने बीघे ज़मीन है, ऐसा आपका हो जाता है। तो यह जो आपका परंपरागत भूमि मापन है की इकाई है, यह आपकी हो जाती है बीघा। क्या हो जाती है? बीघा हो जाती है। यानी विकल्प संख्या तीसरा एक बार फिर से आपकी सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कौन सी? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? पहला कह रहा 1950, दूसरा कह रहा 1952, तीसरा कह रहा 1954 या चौथा कह रहा 1960। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? अच्छा, चकबंदी क्या होती है? तो देखो, जो हमारे खेत के टुकड़े होते हैं उनको कहा जाता है चक। क्या कहा जाता है? चक कहा जाता है खेत के टुकड़ों को। अब होता क्या है कि साधारण रूप में देखा जाए तो किसानों के क्या होते हैं कि खेत बिखरे हुए होते हैं, छोटे छोटे मात्रा में करके, छोटी छोटी नाप में करके खेत उनके बिखरे बिखरे होते हैं। तो इन्हीं खेतों को एक जगह करना, क्या करना? इन्हीं चकों को एक जगह इकट्ठा कर देना चकबंदी कहलाता है। यानी बिखरे हुए चकों को एक जगह इकट्ठा कर देना क्या कहलाता है? आपका चकबंदी कहलाता है। इससे फ़ायदा क्या मिलता है? तो इससे देखिए किसान की लागत भी कम आती है और उत्पादन भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो प्रदेश में चकबंदी योजना आपकी कब लागू हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1954। कब? 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना देखने को मिलती है। और अगर बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी बार चकबंदी हो चुकी है, तो है एक बार भी आपकी चकबंदी पूरी हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? सही जवाब हो जाएगा 1954। यानी विकल्प नंबर आपका, विकल्प संख्या आपकी तीसरी सही होती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और छठा क्वेश्चन आज का कह रहा है कि दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। पहला विकल्प कह रहा है पहला, दूसरा कह रहा दूसरा, तीसरा कह रहा तीसरा स्थान है, या चौथा कह रहा है कि दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत में चौथा स्थान है। तो इसमें से सही जवाब क्या बनेगा, यह आपको बताना है। तो जब हम दलहन उत्पादन की बात करते हैं, किसकी? जब हम दलहन उत्पादन की बात करते हैं तो यह सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दलहन उत्पादन के मामले में संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान पे हम आते हैं दलहन उत्पादन करने के क्रम में। अच्छा, पहले स्थान पे कौन हो जाता है? तो पहले स्थान पे हो जाते हैं MP मध्य प्रदेश। पहले स्थान पे कौन हो जाते हैं? पहले रैंक पे आ जाते हैं MP यानी मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पे आ जाते हैं MH यानी महाराष्ट्र। कौन हो जाते हैं? महाराष्ट्र हो जाते हैं। तीसरे स्थान पे हो जाते हैं हम यानी कि UP वाले, और चौथे स्थान पे आपके हो जाते हैं राजस्थान। कौन हो जाते हैं? राजस्थान हो जाते हैं। और पाँचवें स्थान पे हो जाते हैं आंध्र प्रदेश वाले। तो दलहन उत्पादन के क्रम में उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारतवर्ष में तीसरे स्थान पर आता है। और इसी के साथ ही साथ एक और शानदार सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसको भी याद रखिएगा कि आपका भारतीय दलहन शोध संस्थान मेरे भैया उत्तर प्रदेश के कानपुर, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा मूंगफली में कितने प्रतिशत तेल होता है? अजीब सा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। कह रहा है कि मूंगफली में कितने प्रतिशत तेल होता है? पहला विकल्प कह रहा है 20 से 25%, दूसरा विकल्प कह रहा है कि 40 से 60%, विकल्प दूसरा कह रहा है 40 से 50%, विकल्प तीसरा कह रहा है आपका 60 से 80%, या चौथा विकल्प आपका कह रहा है 80 से 90%। तो मूंगफली में कितने प्रतिशत आपको तेल देखने को मिलता है?
अभी तक तो मूंगफली खाली खाने से मतलब था, अब लो भैया उसका तेल भी प्रतिशत बताओ, कितने प्रतिशत तेल इसमें मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 40 से 50% मूंगफली में क्या होता है, तेल होता है। आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 से 50% के बीच में मूंगफली में क्या होता है, तेल होता है। मूंगफली के दाने में तेल देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा अगर मूंगफली की बात करें तो इसमें कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन A1 हो गई, विटामिन B1 B2 इसमें पाई जाती है। विटामिन A, B1 और B2 इसमें देखने को प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है मूंगफली के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। और आज का 8वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? पहला कह रहा है ऑप्शन लखनऊ, दूसरा कह रहा कानपुर, तीसरा कह रहा आगरा, या चौथा आपका कह रहा उन्नाव। यानी लखनऊ, आगरा, उन्नाव या कानपुर। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? सही जवाब इसका क्या होगा? तो अगर हम लोग लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें, किसकी बात करें, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें, तो यह आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह आपका देखने को मिलता है, यह आपका देखने को मिलता है उन्नाव के अंतर्गत। कहाँ पर? उन्नाव में देखने को मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका जो है उन्नाव में देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और आज का 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने आप में बड़ा एक यूनिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है मिनी पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? वाह भाई वाह। कह रहा है मिनी पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? पहला कह रहा है लखनऊ, दूसरा कह रहा पीलीभीत, तीसरा कह रहा हरदोई, या चौथा कह रहा गाजीपुर। तो मिनी पंजाब के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो अगर हम लोग बात करें मिनी पंजाब के नाम से किसे जानते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि आपका पीलीभीत। क्या जवाब हो जाएगा? पीलीभीत हो जाएगा। पीलीभीत को हम लोग मिनी पंजाब के नाम से जानते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पीलीभीत में सिख संप्रदाय जो होता है, सिख समुदाय जो है, इनमें इनकी संख्या अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। सिखों की संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपके पीलीभीत में। और पीलीभीत और किस वजह से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा आपके पीलीभीत से ही, कहाँ से, पीलीभीत के फुलहर झील से कौन निकलता है? गोमती नदी निकलती है, जिसके तट पर आपकी राजधानी लखनऊ स्थित है। दूसरी बात क्या है कि पीलीभीत को किस नगरी के नाम से जानते हैं? तो पीलीभीत में आपकी जो है बांसुरी बहुत प्रसिद्ध होती है, बांसुरी नगरी के नाम से जानते हैं पीलीभीत को। ठीक है, तो मिनी पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? सही जवाब बन जाएगा भैया आपके पीलीभीत को जाना जाता है मिनी पंजाब के नाम से। चलते हैं आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर। और कह रहा है कि बड़ा इमाम बाड़ा, कौन सा बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन कह रहा है लखनऊ, दूसरा कह रहा है वाराणसी, तीसरा आपका ऑप्शन कह रहा है कानपुर, या चौथा कह रहा है प्रयागराज। तो बड़ा इमाम बाड़ा आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? और अगर इसकी सही जवाब की बात करें, इसके सही जवाब की बात करें, तो यह आपके देखने को मिलता है कहाँ पर? लखनऊ में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? लखनऊ में देखने को मिलता है, रूमी दरवाजे के पास में ही स्थित है। और अगर इसके निर्माण की बात किया जाए कि किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था बड़ा इमामबाड़ा का, तो 1784 में। कब? 1784 के अंतर्गत, 1784 के अंतर्गत नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया गया था। ऐसे हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया।